नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग सुपर टेट के हिंदी के डिटेल सिलेबस के एनालिसिस करेंगे और टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। और हिंदी के साथ साथ हमने संस्कृत का भी सिलेबस लिया है और संस्कृत के कौन से टॉपिक जो हैं वो हिंदी से मैच करता है, इसीलिए मैंने संस्कृत का भी एक सिलेबस आपके लिए लेकर आया है कि क्या क्या चीजें आपको संस्कृत और हिंदी में दोनों में कॉमन कर दिए। देखिए दोस्तों, इस ऐसे वीडियो टॉपिक वाइज एनालिसिस करने का वीडियो का बनाने का मकसद यह है कि आपको पता चल सके कि सुपर टेट में किस तरीके से पेपर आता है और आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में हवा बना दिया गया है अपना बैच बेचने के लिए या अपना कोर्स बेचने के लिए कि बिना कोचिंग पर किए आप सुपर टेट नहीं निकाल सकते। सुपर टेट में बहुत तगड़ी हिंदी आती है, बहुत तगड़ी इंग्लिश आती है, बहुत तगड़ा मैथ पूछा जाता है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है और आप आसानी से घर बैठे सेल्फ स्टडी की मात्र यूट्यूब की मदद लेके आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आप लोग के कहने पे मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है और जो मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं ना दोस्तों, उससे एक भी क्वेश्चन आपका सुपर टेट में बाहर नहीं जाएगा, ये मान के चलिए। 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको वो सारे कंटेंट मिल रहे हैं जो आपके डायरेक्ट सुपर टेट में बेनिफिट करेगा। इसलिए उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है। 18 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आने ही आने हैं और इतने कम समय में आपको कोई भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा सकता इतना बेहतरीन तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप उसको देखिए, उसका लाभ उठाइए और टॉपिक वाइज मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको बहुत सारे बार हमें रिवीजन भी करा देता हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी का सिलेबस की बात करें तो हिंदी में आपसे इतने टॉपिक लिखे गए हैं, ये सारे टॉपिक हिंदी के हैं और इन सारे टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। तो आपको किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है ये चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वही बात कर लेते हैं हिंदी परिचय। पहला टॉपिक है हिंदी परिचय, जिसमें 2018 में जब सुपर टेट आया था एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन 2019 में एक क्वेश्चन आपका इससे आया था। वही बात करें वर्णमाला की तो 2018 में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2019 में आया था। संज्ञा एक क्वेश्चन आया है 2018 में, लेकिन 2019 में नहीं आया। देखिए, ये 2018 का जो पेपर हुआ था ना, ये आपका लिखित हुआ था। ठीक है, उसी तरीके से बात करें सर्वनाम की तो सर्वनाम में आपका एक क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपका 2019 में एक क्वेश्चन आपसे सर्वनाम से आया है। उसी तरीके से विशेषण से एक क्वेश्चन आपका 2019 में आया है, 2018 में नहीं आया है। वही बात करें क्रिया की तो क्रिया से एक क्वेश्चन 2018 में आया है, 2019 में नहीं आया है। कारक मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। 2 वीडियो में मैंने कारक कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। अगर वो वीडियो देख लेंगे ना तो जिंदगी में कभी आपको कारक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन तरीके से हर एक एंगल को, हर एक तरीके से कारक पहचानने का नियम आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। एक बार उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके का कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पे दिया जाता है। तो कारक से एक क्वेश्चन 2018 में आया है, लेकिन 2019 में नहीं आया है। लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, चाहे एक क्वेश्चन आया चाहे 2 क्वेश्चन आया, आपको ये टॉपिक अच्छे से एकदम तैयार करके जाना है, क्योंकि बहुत आसानी से हिंदी में आप बहुत आसानी से 20 में से 20 क्वेश्चन ला सकते हैं, जैसे कि मैंने लाया था। मैं मात्र 2 से 2.5 महीने की तैयारी में मेरा 20 में 20 क्वेश्चन हिंदी में आया हुआ है। इस चीज को आप याद रखिए और यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप आसानी से 20 में 20 ला सकते हैं, यानी फुल मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें वाच्य की तो वाच्य के से एक क्वेश्चन आया है, लेकिन 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। वही अगर बात करें विराम चिन्ह की तो विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आपका आया है। कैसे क्वेश्चन आया है 2019 में वो भी मैं आपको अभी एनालिसिस करके बताऊंगा। उसी तरीके से विराम चिन्ह से 2018 में नहीं आया। रस से एक क्वेश्चन आया है 2018 में, लेकिन आपका 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अलंकार से एक भी क्वेश्चन नहीं आया 2018 में, लेकिन 2019 में 2 क्वेश्चन आए हैं। 2 क्या, इवन कह लीजिए 3 क्वेश्चन आपके अलंकार से आए हैं। उसी तरीके से लिंग से एक क्वेश्चन आया है, लिंग से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में और 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। यानी तत्सम तद्भव को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है और तत्सम तद्भव पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताया है अपने YouTube चैनल पे। यानी कि हमने अभी हिंदी में आपको 3 ही टॉपिक पढ़ाया है। समास पढ़ाया है, समास से हर साल एक क्वेश्चन आया है।
आपका मैंने तत्सम तद्भव पढ़ाया। देखिए तत्सम तद्भव 2018 में 2 क्वेश्चन और 2019 में 1 क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कि तत्सम तद्भव को पहचानते कैसे हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। ये सभी चीजें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। वो मैं जो हिंदी का जो प्लेलिस्ट है वो मैं अपने कम्युनिटी टैब पे उसको पोस्ट कर दूंगा। आप उनमें के सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाया गया है। वही अगर बात करें उपसर्ग प्रत्यय से, तो उपसर्ग और प्रत्यय से 2 क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में भी और 2019 में भी। इस टॉपिक को भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रत्यय और उपसर्ग को लगाते हैं। विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन 2018 में आया है, लेकिन 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। पर्यवाची से दोनों साल 1-1 क्वेश्चन आया है। उसी तरीके से अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए मैं 2018 में 2 क्वेश्चन आया है, 2019 में मात्र 1 क्वेश्चन आया है। इसका अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए मेरे पास 150 एक लिस्ट है। उसको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से अनेक शब्दों के एक शब्द को आप अच्छे से करके आ जाएंगे। 150 मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है, एक नोट्स बनाया है, उसको मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको करा दूंगा। अनेक शब्दों के एक शब्द, देखिए पर्यवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, ये सब चीजें ऐसी ना जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने टेस्ट के फॉर्म में आपसे करा दूंगा और बस उतना ही पढ़ जाइएगा, उसी में आपका काम चल जाएगा। ठीक, साहित्य से एक भी क्वेश्चन आपका 2018 में नहीं आया था, लेकिन 2019 में 3 क्वेश्चन आया है। तो साहित्य आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और साहित्य का टॉपिक की मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि कौन से किसकी रचना है, कौन से क्या है, कौन भारतेंदु युग से कौन संबंधित है, द्विवेदी युग से कौन संबंधित है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी से 1 क्वेश्चन आया है, लेकिन 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, किसकी पंक्तियां से 1 क्वेश्चन आया है, 1 क्वेश्चन इसमें भी आया। समास से, देखिए समास मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया आप लोगों को, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। समास से 2 क्वेश्चन 2018 में आया है, 1 क्वेश्चन आपका 2019 में आया है। उसी तरीके से अपठित गद्यांश, यानी गद्यांश से 2 क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया है और 2019 में भी आया है। किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनाया अभी तक? तो अभी तक तो संधि से एक भी क्वेश्चन आपका सुपर टेट में नहीं बना है, छंद से एक भी क्वेश्चन आपका सुपर टेट में नहीं बना है और लोकोक्तियां और मुहावरे से भी एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बना नहीं है तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक में है और हमें लगता है इस बार जो पेपर होगा ना सुपर टेट का, उसमें संधियां से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से हो सकता है कि छंद से भी 1 क्वेश्चन पूछ दे और मुहावरे से भी 1 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन संधिया से तो मेरा अनुमान है कि 2 क्वेश्चन आपका, कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर इस बार के सुपर टेट में आपका 2 क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वह आपका संस्कृत में भी मेल खाता है। तो देखिए वर्णमाला यहां पे भी है, वर्णमाला यहां पे भी है। वर्णमाला से 1 क्वेश्चन संस्कृत में यहां से भी आया है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। उसी तरीके से उपसर्ग टॉपिक आपका हिंदी में भी है, यहां पे भी है। ठीक, प्रत्यय भी आपका हिंदी में है और यहां पे भी है। समास, जिसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये समास टॉपिक भी आपका हिंदी का ही सब्जेक्ट है और आपका संस्कृत में भी है। तो आपको हिंदी और संस्कृत यानी 30 नंबर की तैयारी में आप आराम से 25 क्वेश्चन आप बस हिंदी पढ़ के ही तैयार कर सकते हैं। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जो मैंने नोट्स बनाए, जैसे मैंने तत्सम तद्भव आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, समास बहुत अच्छे से पढ़ाया है और कारक, ये तीनों टॉपिक का अगर मेरा वीडियो देख लेंगे, यकीन मानिए दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन सुपर टेट में या आने वाले वीडियो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसी तरीके से संधि, देखिए संधि से हिंदी में तो नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन संधि से आपका संस्कृत में 2 क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में और 2019 में नहीं पूछा गया है। उसी तरीके से विभक्तियों से क्वेश्चन पूछा गया है। अव्यय, ये दोनों टॉपिक आपका हिंदी में भी है, विभक्तियां और अव्यय इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अपठित गद्यांश से भी 1-2 क्वेश्चन आपका आया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप संस्कृत नहीं भी पढ़ते हैं और हिंदी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप संस्कृत के 10 में से 6-7 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। अगर थोड़ा भी आपने संस्कृत कभी पढ़ा हो, थोड़ा सा भी संस्कृत आपने पढ़ा हो, तो आराम से 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने संस्कृत की तैयारी नहीं की थी क्योंकि मेरा संस्कृत बहुत कमजोर है। भले मैं ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, लेकिन मेरा संस्कृत कमजोर है और लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सुपर टेट में 10 में से 6 क्वेश्चन हमारे संस्कृत में सही हुआ था। ठीक है, तो आप आसानी से इस 30 में से मैंने आसानी से 26 नंबर लाए थे, जिससे कि हिंदी में मेरा 20 में 20 था और संस्कृत में मेरे 6 क्वेश्चन सही हुए थे। तो आप आसानी से इस टॉपिक को आसानी से आप कवर
कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट देखिए कहने का मतलब ये ना कि आपका जो सब्जेक्ट मजबूत है उसको और मजबूत बनाइए, जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, हल्के में ले लेते हैं हिंदी को, कह रहे हिंदी तो बस ऐसे ही पढ़ लेते। नहीं दोस्तों, ये गलती नहीं करना है, ये गलती मैंने भी नहीं किया। और अगर आप थोड़ा सा भी हिंदी पे ध्यान देते रहेंगे ना, आधे घंटा भी, तो आप आसानी से 20 में से 20 क्वेश्चन ला सकते हैं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आया था हिंदी में कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सिलेबस एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं अपने हिंदी पे। हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं कि 2019 में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा ये जो मेरा जो आ रहा है उसको हटा दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यानी कृदंत प्रत्यय, देखिए प्रत्यय से एक क्वेश्चन आ गया है और पूछ रहा है कि कृदंत जो प्रत्यय है यह किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो जो कृदंत प्रत्यय होता है यह क्रिया के साथ जुड़ता है और क्रिया के साथ जुड़कर विशेषण शब्दों का, संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करता है। यह क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, आसानी से कर सकते हैं अगर आप थोड़े मतलब एक भी दो बार अगर आप पढ़ के और बार बार अगर अच्छे से रिवीजन करते हैं। क्योंकि देखिए हिंदी ऐसा टॉपिक है ना दोस्तों, इसमें आपको शोध करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एक बार हिंदी पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज करिए, बहुत थॉरोली रिवाइज करेंगे आपको तो आसानी से आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जो व्याकरण जानता है उसको क्या बोलते हैं, वैयाकरण बोलते हैं। और जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक बोलते हैं, जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ बोलते हैं। उसी तरीके से जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखता है उसे शास्त्रज्ञ बोलते हैं। तो इतने चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए मैं आपको सिर्फ 150 से 200 क्वेश्चन का एक लिस्ट दूंगा, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करेंगे। तो इस 200 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द की, तो आपका एक भी क्वेश्चन सुपर टेट में गलत नहीं होगा अगर वाक्यांश से आएगा तो। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये साहित्य से पूछा गया है। प्रश्न है हमारा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो देखिए हिंदी में जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, और सरस्वती जो थी यह प्रथमा काशी में प्रकाशित होती थी और उसके बाद से इसका प्रकाशन प्रयागराज में होने लगा। हमारा अगला प्रश्न है कि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। देखिए साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन साहित्य से आए हैं। तो चिदंबरा का पूछा गया कि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो ये किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो यह प्राप्त हुआ है हमारा सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये कब दिया गया था, तो 1968 में। कब दिया गया था, तो 1968 में चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंतन को क्या दिया गया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे आप आसानी से 20 में 20 ला सकते हैं। इस क्वेश्चन के नेचर को ही आप देख के समझ जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके सुपर टेट में बनते हैं। इसलिए आप लोग डरिए मत, सुपर टेट बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से आप करें। लेकिन हाँ, बस ये जरूरी है कि आपको पढ़ाई कंटिन्यूटी करना है, पढ़ाई कंटिन्यू करना है। आप सोचेंगे कि 2 महीने में आप सुपर टेट पढ़ के निकाल लेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। कम से कम सुपर टेट के लिए आपको 4 से 5 महीने, अगर आप 4 से 5 मिनट सुपर टेट पे दे देंगे तो आप आसानी से 120 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो आप लोगों को करंट पर पढ़ाया जा रहा है ना, करंट पर पढ़ाइए। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे करंट पर डेली देख रहे हैं, डेली अगर के मेरा करंट पर देख रहे हैं, तो आप आसानी से 18 क्वेश्चन आप सुपर टेट में करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, ईमानदारी से देखना है और हो सके तो उसका नोट्स बना लीजिए या जो पीडीएफ मिलता है उससे बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि मेरा पूरा फोकस कम समय में 18 से 20 मिनट के वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराने का वहां पे रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए महान में जब ये त्व जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महान में जब त्व जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महत्व। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। जब हम प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे कि कैसे प्रत्यय जुड़ता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी।
देखिए साहित्य का ये तीसरा प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो ये क्या संज्ञा दिया है? तो ये संज्ञा दिया है बीज वपन काल। कौन सा काल दिया है? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सा संज्ञा दिया है? तो बीज वपन काल दिया है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए जो हिंदी शब्द है ना, यह फारसी भाषा से लिया गया है, इस चीज को याद रखेंगे। यानी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है यह फारसी भाषा से हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब मुगलों मतलब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो उस समय जो मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे ईरान के थे, और वो हिंदी को हा को स बोलते थे, हा को स को हा बोलते थे। इसलिए सिंधु नदी की जब आते हैं वो लोग सिंधु नदी के पास, तो वो क्या बोलते थे? स को हा बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी के नाम पे हिंदू कर दिया। यानी भारत के रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा, और बाद में इसी शब्द से हिंदी शब्द का निर्माण हो गया। इसलिए हिंदी किसका शब्द है? तो फारसी का शब्द है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो देखिए तत्सम तद्भव पहचानने के लिए मैंने बहुत बेहतरीन ट्रिक बताया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा। इसमें तत्सम शब्द गृह होगा। गृह क्यों? क्योंकि जिस शब्द में ये वाला आ जाए, ये वाला अगर आपका चिन्ह आ जाए तो आप समझ, जैसे कृष्ण, कृष्ण क्या है? तो कृष्ण एक तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि इस कृष्ण में ये वाला चिन्ह आया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। और ये सभी जो आंख है, गांव है और पांव है, ये सभी तद्भव है, क्योंकि तद्भव शब्द की पहचान ही है कि अगर ये वाला चिन्ह आ गया है तो ये तद्भव होगा। लेकिन अनुस्वार लगा हो, ऐसे वाला चिन्ह अगर लगा था, जैसे कि दंत, तो दंत में क्या लगा है? अनुस्वार लगा, तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक एक चीज बताया है कि किस तरीके से आप तत्सम तद्भव की पहचान करेंगे। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे, 2 ही वीडियो है शायद उसका, अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए आपका तत्सम तद्भव कभी गलत नहीं होगा। आप आंख मूंद के बता सकेंगे कि कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है ये गद्यांश का है। गद्यांश आपको ऐसे दिया रहेगा और इसी को पढ़ के आपको इसका आंसर देना रहता है। ठीक है, तो इसको तो हम नहीं कराएंगे, ये दोनों क्वेश्चन गद्यांश के हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये आया है अलंकार से, और अलंकार से 2 या 3 क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2019 के पेपर में। क्वेश्चन क्या है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही। ठीक है, तारा घट उषा नगरी, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो देखिए ये जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो यह है आपका रूपक अलंकार। क्यों रूपक अलंकार है? क्योंकि इसमें उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। जब हम लोग अलंकार हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो पहचानने की ट्रिक बताएंगे। आप आसानी से आप कौन सा अलंकार है आप आसानी से पहचान लेंगे और आप अपना 2 नंबर कंफर्म कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि, और ये भी अलंकार से कह रहा है क्या कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। इस अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, केशवदास की, सेनापति की, बिहारी लाल की या आचार्य डांडी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह केशवदास की कवि है, यानी केशवदास की पंक्तियां हैं और यह अलंकार के रूप में यूज होता है। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय है? देखिए अब क्या पूछा है आपसे? पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, तो इन सभी को मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज में पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव तक, क्योंकि तत्सम तद्भव मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है, तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? इन सभी क्वेश्चन को हम लोग जैसे टेस्ट टाइप का लेके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन टाइप में इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए पर्यायवाची, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है कि इसमें कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें क्या होगा? वीणा पाड़ी सरस्वती का ही पर्यायवाची है, भारती भी सरस्वती का पर्यायवाची है, वाग्देवी भी सरस्वती का पर्यायवाची है, जबकि जानवी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो गंगा नदी का पर्यायवाची है जानवी। ठीक है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मैं, हम, तू और तुम
आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं, हम, तुम और तुम, ये कौन सा सर्वनाम होगा? तो दोस्तों ये सर्वनाम हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम इसे कहा जाता है। सर्वनाम जब हम पढ़ेंगे यानी शब्द भेद जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है संज्ञा सर्वनाम टॉपिक, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से है? आपसे पूछा गया महाप्राण व्यंजन कौन से है? तो क, छ, ठ, थ, फ, ये सब क्या है? ये सब महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन सबको महाप्राण उसे कहते हैं जिसको बोलने में सबसे ज्यादा श्वास लगता है, यानी सबसे ज्यादा, जैसे ख, ख, छ, इसमें क्या है, इसमें आपको ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ती है, यानी बोलने में आपको अधिक समय लगेगा और अधिक मात्रा की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द आपका संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? देखिए, मैंने कहा ना कि आपको समास भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ये तो बड़ा ही क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो परिभाषा ही पूछ लिया है। परिभाषा ही पूछ लिया है कि प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? ये इसका कौन सा समास होगा दोस्तों? तो यह द्विगु समास होगा, और बहुत अच्छे से मैंने आपको समास पढ़ाया हुआ है। तो एक बार आप वीडियो को, अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे तत्सम तद्भव, समास और आप जो मैंने कारक पढ़ाया, इन तीनों वीडियो को आपको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है वो सब टॉपिक, और आने वाले टॉपिक भी आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें विरोधाभास हो रहा है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थहीन, यानी अस्थि शेष भी हो और अस्थहीन भी हो। ठीक है, यानी अस्थि बची भी है और नहीं भी है, मांस भी है और तुम में रक्तहीन भी हो। तो इसमें क्या हो रहा है, विरोधाभास का कुछ सेंस दिख रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जब हम लोग अलंकार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? अब इसको कौन नहीं बता सकता? अगर आपने समास पढ़ा भी होगा तो समास में भी आपको बताया गया है कि जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है तो वो कौन सा समास होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो योजक चिन्ह इसमें कौन सा नहीं समास है? तो योजक चिन्ह क्या होता है? ये होता है, जैसे मैं कहूं राम सीता, राम और सीता, ठीक है, माता पिता, माता पिता, तो इसके बीच में जो ये वाली चिन्ह लगी, ये क्या है? ये योजक चिन्ह है। ठीक है, और ऐसे शब्द में कौन सा समास होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान शब्द जो है वह किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान शब्द आपका विशेषण से है, क्योंकि यह क्या बता रहा है, अगर मैं कहूं राम बुद्धिमान है तो राम क्या है? बुद्धिमान है, तो यह राम की विशेषता बता रहा है। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे विशेषण कहते हैं। इसलिए बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? तो यह विशेषण संवर्ग में आता है। और हमारा लास्ट प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाई जाहिर सी बात है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। लेकिन इसमें आपको देखिए फंसाने के लिए कैसे दे दिया है, यहाँ पे कवित्री लिखा है, यहाँ पे कविधन यत्री लिखा है, यहाँ पे कवित्री लिखा है, और इस तरीके से यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आपका शुद्ध वर्तनी का भी टेस्ट ले रहा है। तो आपसे पूछा क्या है कि कवित्री का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवधन इत्री, यानी कवित्री। ठीक है, यानी कि कवधन इत्री इसका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा मैंने हिंदी का आपको निचोड़ बता दिया है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो तत्सम तद्भव, समास, और जो भी टॉपिक मैंने बताया कि जिस क्वेश्चन से आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए, उस टॉपिक को आपको विशेष कर ध्यान देना है। जैसे कि मैं एक बार और बता दूं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप आसानी से जिस भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साहित्य से 3 क्वेश्चन है तो साहित्य को अच्छे से पढ़ना है, अपठित गद्यांश को पढ़ना है, समास तो आपको पढ़ना ही है। और मैंने बहुत अच्छे से
10-10, 12-12 के मिनट के वीडियो में मैंने समाज बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा मकसद रहता है कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बता दूंगा। 200 प्रश्न इस पे करा दूंगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तत्सम तद्भव मैंने पढ़ा ही दिया है। यहां से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, 1 क्वेश्चन, यानी कि 2 साल में 3 क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। अलंकार आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर कारक से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, विशेषण से आया है, यानी इन सभी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से सुपर टेट के लिए पढ़ाई करना है। और इनमें से बहुत सारे टॉपिक आपके संस्कृत में भी काम देंगे। इसलिए अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी पे अच्छे से पकड़ बनाएंगे तो आप संस्कृत में भी आसानी से 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों में, जितने भी आपके भाई बहन सुपर टेट की तैयारी करते हैं, उनको भेजिए, उनको भी पता चले। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।